नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मतदान होना है, 17 नवंबर को मतदान होगा। और शाजापुर की अगर बात करें तो यहाँ भी शहर भर में चुनावी चर्चाओं का दौर जारी है। खास तौर पर जो चाय के जो ठिकाने होते हैं, चाय के जो ठिये होते हैं, वहां पर इन बातों को ज्यादा किया जाता है। और इसीलिए टाइम मीडिया और सिटी हलचल की टीम सत्ता के संग्राम के तहत ऐसे ही कुछ युवाओं के बीच में पहुंची है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर शहर के विकास को लेकर के क्या कुछ इनके विचार हैं, किस तरह का यह विधायक चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं, और मध्य प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें जो युवाओं की जो महती भूमिका होती है उसमें अपने क्या विचार रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मयंक जैन। बताएं, जो चुनाव होने वाले हैं किस तरह का विधायक चाहते हैं और किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, शहर के विकास को लेकर के आपकी क्या सोच? हमारा जो विधायक जी अब होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए जो शाजापुर में विकास लाए, क्योंकि शाजापुर में बहुत समय से कुछ विकास देखने को ही नहीं मिल रहा है। इसलिए अब जो भी विधायक बने हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो शाजापुर में डेवलपमेंट लाए, शाजापुर में विकास की तरफ लेके जाए उसको। कौन कौन सी दिशा में कार्य होने चाहिए, क्या लगता है आपको, किस तरह का विकास शहर में होना चाहिए? शाजापुर में विकास होना चाहिए। एक तो जो हमारे यहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, जो बड़ी प्लांट वगैरह कुछ भी नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है शाजापुर में, तो उसके लिए भी होना चाहिए कुछ कि जो रोजगार मिले यहाँ के लोगों को। सर, क्या नाम है आपका? मेरा प्रसन्नजीत सिंह ठाकुर। क्या कुछ कहेंगे, जो चुनावी का समय चल रहा है, शाजापुर, शुजालपुर, कलाविपल जो जिले की तीनों विधानसभा सीट है, किस तरह का समीकरण आपको नजर आता है? मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, तीनों पे भाजपा फिर से अपना परचम लहराएगी, कुछ कहने की बात ही नहीं है। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी आएगी? चूंकि शाजापुर विधानसभा में हम लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस है। ऐसे में कितनी आप चुनौती मानते हैं कि बीजेपी को कितनी यहाँ पर टक्कर कांग्रेस से मिल रही है, और कांग्रेस का हाथ कमजोर करते हुए बीजेपी अपना कमल खिलाएगी? क्या कुछ रणनीति इस तरह की? इस बार कमल 100% खिलेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो चुकी है। हमने कांग्रेस के विधायक देखे हैं, वो पिछले 25 साल से जमीनी हकीकत पे आए ही नहीं है। शाजापुर में किसी का भी सुख हो, किसी का भी दुख हो, किसी के घर वो आते नहीं है, किसी के साथ वो देते नहीं है। और भाजपा के जो हमारे विधायक हैं वो घर 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 का जिसको जब जरूरत होती है जब साथ देते हैं। और हम 1990 से 2000 की बात करें, दिग्विजय सिंह जी के शासन की, ना हमारे पास रोड थी, ना हमारे पास लाइट थी। मैं खुद बच्चा था, मैंने देखा लालटेन में हम पढ़ते थे। मात्र शाजापुर में 3 घंटे लाइट आती थी, इंदौर पहुंचने में हमको 4 घंटे लगते थे, पूरी सड़क गड्ढे से भरी रहती थी। और आज हम उसी चीज़ को देखें शिवराज सरकार में, तो मात्र 1 घंटे में हम इंदौर पहुंच जाते हैं। लाइट पूरी 24/7 मिलती है, गाँव और शहर में डिफरेंस नहीं बचा है। इसलिए मैं भाजपा को कुछ कहने, कंपटीशन ही नहीं बचा है। पहले कंपटीशन था कांग्रेस भाजपा पर, आज का समय हम देखेंगे तो कांग्रेस है ही नहीं कॉम्पीट में। भाजपा एक सतत 160 से 170 सीट लाने को तत्पर है। फिर से कमल 100% श्योर हूँ मैं इस बात पे। आपका नाम बताइए। दीपक जैन। दीपक जी, बताएं, आप भी एक युवा हैं, अपने मत का आप उपयोग करेंगे, किस तरह की सोच रखते हैं शहर के विकास को लेकर? शहर में यही रोजगार वगैरह और इसकी सब सुविधा, सारी सुविधा, अपनी यातायात सुविधा वगैरह व्यवस्थित करने के अच्छा विकास हो, ऐसा विधायक की है। ऐसा विधायक होना चाहिए। शहर में अभी किस तरह की आपको तस्वीर नजर आती है, या यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर शहर है जो कि देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 हमेशा से है। पास में ही महाकाल की नगरी उज्जैन है, वहाँ में, और अगर आप शाजापुर में अंतर देखते तो किस तरह का आपको अंतर नजर आता है? वहाँ में तो ज़्यादा अंतर नहीं है, हालांकि वो क्या बड़ी सिटी है और शाजापुर है, तो फिर वहाँ तो विकास जो है यहाँ पे संतुष्ट है आप उन विकास? हाँ, थोड़ा बहुत है, पर अभी और हमें अच्छा विधायक चाहिए जो अच्छा और विकास करे शाजापुर में, और बेहतर विकास की आपको उम्मीद है। सर, क्या नाम है सर आपका? चंचल योगी। क्या कुछ कहेंगे? टाइम मीडिया सिटी हलचल लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, चुनावी चर्चा कर रही है, सत्ता का संग्राम जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आप एक आम मतदाता हैं, किस तरह की राय है रखते हैं आप? पहले तो शाजापुर को एक अच्छे उद्योग क्षेत्र की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में बहुत पीछे है शाजापुर, यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज और कई कॉलेजों की आवश्यकता है। शाजापुर में आवश्यकता है तो क्या है, समय के हिसाब से परिवर्तन होना जरूरी है। समय की मांग है। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मंगल नाहर जी भी हैं। मंगल जी, क्या कुछ देखते हैं? लोगों की अपनी राय है, जनप्रतिनिधियों के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, लोगों
पर उसका कितना प्रभाव डलता है और कितना जो वादे किए जाते हैं धरातल पर किस तरह से नजर आते हैं? अजय भाई, जैसे कि मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं और सभी ने अपनी अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आज का मतदाता वर्तमान मुद्दों पे और सीधे सटीक रूप से अपनी बात रखने में विश्वास रखता है। आपने देखा, सभी ने अपने विषय में ये बात कही कि उनके लिए विकास पहला मुद्दा है। एक पीढ़ी जो परंपरागत रूप से वोट मतदान करती थी, आज वो पीढ़ी युवा मतदाता जो आ रहा है वो नई सोच के साथ आ रहा है। उसको अपना शहर में वो सुविधाएं चाहिए, अपने शहर में भी वो व्यवस्थाएं चाहिए जो महानगरों में देखता है। और शाहजहाँपुर देखा जाए तो आसपास के जिलों से बहुत पिछड़ा हुआ है। आने वाले समय में जो भी विधायक बने, क्योंकि मतदान होने के बाद अभी तो ये अपन माने कि एक सबके विचार हैं अपने अपने, और मतदान जब होता है उसके बाद जो परसेंटेज आता है बहुत कुछ गणित उससे लग जाते हैं। और जब मतगणना होगी और उसके बाद जो परिणाम आएंगे उससे ये तय हो जाएगा कि आने वाले शाहजहाँपुर का भविष्य कैसा होगा। जहाँ तक बात है कि युवाओं के लिए युवाओं की सोच इस मतदान में बहुत प्रभाव डालेगी। शाहजहाँपुर में 10,000 से ज़्यादा युवा मतदाता हैं और वो वास्तव में आप माने कि इस बार की टक्कर बहुत कड़ी है। और जिस हिसाब से अगर मतदान होता है तो आने वाला भविष्य उज्ज्वल ही है शाहजहाँपुर का। कपड़ा व्यापारी कामेश जैन भी हमारे साथ में है। सर, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जो स्थानीय जो जिला निर्वाचन आयोग है अपने अपने नियम है। इन नियमों का व्यापारियों को कितना लाभ मिलता है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है इस चुनावी दौर में, चूँकि त्योहारी सीजन भी है, ऐसे में आने जाने में चेक पोस्ट पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अजय भैया, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों की राय जानना है उसको समझा। व्यापारियों को इस चुनाव के समय पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह चेकिंग होती है। वो ज़रूरी भी है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो वास्तविकता में काम करने के लिए निकला है, क्योंकि ये दिवाली का समय है और दिवाली के समय पे हर व्यक्ति को हर चीज़ की, हर व्यवस्थाओं की ज़रूरत लगती है, जिसके लिए उसको गाड़ी और अन्य ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सब में उसको शामिल होना है। और उस समय पे ये चेकिंग में जो अनावश्यक समय भी जाता है और कई जगह ऐसा होता है कि मतलब उस चीज़ की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कागजों के रूप में नहीं होती है। कई बार बिल बाद में आते हैं, कई बार कुछ व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती है, तो सामना तो बहुत करना पड़ता है। तो मेरा तो निवेदन है कि आगे से चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवाए तो कम से कम ये त्यौहार को कम से कम त्यौहार के बाद इस चीज़ को ले या त्यौहार के पहले कर ले, क्योंकि त्यौहार के समय पे इस सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है सभी को। शहर के विकास की अगर बात करें तो क्या कुछ आपके विचार रहते हैं, क्या कुछ सोच आप रखते हैं शहर के विकास को लेकर? भैया, विकास के लिए तो जैसे सभी मित्रगण बता रहे हैं उस हिसाब से हम भी यही चाहते हैं कि विकास का मतलब ये कि हमें क्या चाहिए, रोड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्थित चाहिए, शहर में जहाँ तहाँ कुछ भी जो भी पसरा हुआ है उसको सुव्यवस्थित चाहिए। व्यक्ति अपना नगर पालिका या अन्य सरकारी विभाग में जाए तो उसका काम समय पर पूर्ण हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की जो मतलब जहाँ पे जितनी भी असुविधाएं हैं वो सब सुधार होना चाहिए, और वो सुधार करने के लिए हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। पर देखा यह गया है कि वो उस प्रकार में उस सुविधाओं को देने में, उसमें सुधार करने में वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जब तक चुनाव है, जब तक वो वादे ये सब ठीक है, पर जो मेन चीज़ें हैं बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अधिकारियों के बीच में समन्वय बना के और जनता का काम आसानी से हो जाए, वही सबसे बड़ी काम होगा इन लोगों के लिए। आपका क्या नाम? ऋषभ जी। ऋषभ जी, बताएं कि जो मौजूदा सरकार है कई तरह की योजनाएं चला रही है। 15 महीने का कांग्रेस का भी कार्यकाल आपने देखा है, किस तरह से दोनों को कंपेयर करते हैं? कौन सी बेहतर सरकार आप मानते हैं और क्या लग रहा है कि इस बार किस तरह का समीकरण मध्य प्रदेश में बन रहे हैं? समीकरण तो अभी यही कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ज़्यादा बेटर है मुकाबले कांग्रेस सरकार के, क्योंकि उनके कार्यकाल में इतना अच्छा काम नहीं हो पाया जितना अच्छा काम शिवराज सरकार में हुए हैं। और बहुत सारे काम जो हुए हैं उनने युवा सशक्तिकरण के लिए जो किया है, और इसी प्रकार के काम होना चाहिए। और दूसरी योजनाएं भी लाना चाहिए, सिर्फ विकास के नाम पर। और फिर दूसरी चीज़ें जैसे देखें तो पर्यावरण के लिए दूसरे राज्यों में ई व्हीकल के लिए सब्सिडी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक कुछ कदम नहीं उठाया उसमें सब्सिडी देने के लिए। तो राज्य सरकार को ये भी एक कदम उठाना चाहिए कि दूसरे राज्यों की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी इन
सब्सिडी दी जाए उस पर, तो इससे उसको बेनिफिट मिलेंगे। मंगल जी, देखा जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो विकास के मुद्दों को एक तरफ रख दिया जाता है, सनातन की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, हिंदू और हिंदुत्व की बात की जाती है, और इस बार भी कुछ इसी तरह की तस्वीर इस पूरे चुनावी माहौल में देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपको कि इस तरह के मुद्दे कहीं न कहीं जो मतदाता हैं या जो वोटर्स हैं उनका ध्रुवीकरण किया जा सकता है? बिल्कुल अजय भाई, ध्रुवीकरण होता है। सबसे बड़ी बात कि चुनाव लड़ने वाले दोनों उम्मीदवार प्रमुख पार्टियों के हिंदू ही हैं, और ऐसी अवस्था में जब हिंदू मतदाता को चयन करना होता है तो फिर वो मुद्दे बहुत सारे उसमें गंभीरता से देखे जाते हैं जिससे भविष्य जुड़ा होता है। आज अगर अब मतदान होता है और कोई वोटर अपना वोट डालता है तो उसको निश्चित तौर पे विचार करना होगा कि आने वाले भविष्य में वो क्या चाहता है। अभी मेरे मित्रों से चर्चा हो रही थी तो एक ही विषय सामने आता है कि जो भी उम्मीदवार रहते हैं, चाहे वो लोकसभा के रहें, विधानसभा के रहें या नगरीय निकायों के रहें, उनकी एक व्यवस्था होती है कि वो 5 साल में एक बार मतदाता के दिन, जिस दिन मतदान होता है उस दिन उसकी सुनी जाती है, और 364 दिन 4 वर्ष वो मतदाता उन जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाता है। तो जो 4 साल 364 दिन की व्यवस्था है, वो जनप्रतिनिधि जो भी बने, विधायक जो भी बने, वो जातिगत और धर्म से ऊपर उठ के और आम मतदाता की, आम जनता की बात सुने। जहाँ तक आपका सवाल था सनातन की बात का, सनातन एक मुद्दा है। जिस तरह से व्यवस्थाएं वैश्विक स्तर पर बन रही है उसको देखते हुए आज अपने वोट का चयन बहुत ही समझदारी से करना होगा। और समझदार सब है अजय भाई, कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको सब पता है। हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि उसका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। चुनावी दौर है, ऐसे में वीआईपी और वीवीआईपी लोगों का मूवमेंट भी इस शाहजहाँपुर विधानसभा के साथ में शुजालपुर और कालापीपल में, क्या लगता है आपको कि जो बड़े चेहरे रहते हैं वे कहीं ना कहीं वोट को कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली कन्वर्ट कर सकते हैं वोट को। जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी मोदी जी का आने का चल रहा है, अगर मोदी जी आते हैं तो डेफिनेटली बीजेपी को फर्क पड़ेगा उससे। और निश्चित रूप से हमारी जो पूरी चर्चा है जिसमें पत्रकार शामिल है, व्यापारी शामिल है, युवा वर्ग शामिल है। सर, आपने कहा कि निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा, लेकिन जिस तरीके से अभी जो पत्रकार मंगल जी नाहर ने कहा कि जनप्रतिनिधि केवल एक दिन ही जनता की सुनवाई करते हैं, बाकी दिन गायब रहते हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह का माहौल शहर में भी नजर आता है? जब आम दिनों तो जनता परेशान होती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो नेता उनके द्वार तक पहुंचते हैं। हमारे भाई साहब मंगल जी नाहर का बिल्कुल इस मामले में कांग्रेस के हिसाब से सही कहना है। कांग्रेस का शासन हमने पिछले 5 साल में देखा, हम बीच में हो ही नहीं पाते थे पॉलिटिक्स, मतलब विधायक जी के। और इससे पहले हम 5 साल का कार्यकाल देखेंगे 2013 से 2018 का, भाजपा का जो शाहजहाँपुर में था, उसमें कार्यालय यहीं पे बना हुआ था, मात्र यहाँ से 500 मीटर पे। डेली विधायक जी आते थे, सुबह 5 से शाम की 9 तक, क्या सुबह 7 से शाम की 9 तक उनका कार्यालय खुला रहता था। वो नहीं रहते थे, उनके पीए रहते थे, आपकी समस्या आप उनको सुनाओ, उसका हल करते थे। ये बिल्कुल उनका कहना सही है, कांग्रेस के मुद्दे पे जनता बिल्कुल दूर है जनप्रतिनिधि से। और बीजेपी की उपलब्धियां बताइए, 2013 से लेकर 2018 तक की उपलब्धियां बताइए। पॉलिटेक्निकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, महाविद्यालय में एक्स्ट्रा रूम बने, क्लासेस बनी, गवर्नमेंट का और अपना सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें ट्रामा सेंटर बना नया, उसमें नई नई मशीनें आई, MRI मशीन भी आने का चल रहा है, उसकी प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। कई उपलब्धियां बीजेपी की है, लेकिन खास तौर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, क्या आप संतुष्ट हैं कि जो ट्रामा सेंटर बना हुआ है वहाँ पर उचित स्वास्थ्य की सेवाएं मिलती है? वहाँ पर जो मरीज जो पहुँचते हैं, उनके जो परिजन पहुँचते हैं, उन्हें पूरी तरीके से तमाम सुविधाओं को मुहैया कराया जाता है? आप संतुष्ट हैं ट्रामा सेंटर में तमाम जो सुविधाएं मिलती हैं? पहले के हॉस्पिटल के मुकाबले जो अब का ट्रामा सेंटर बना है, शाहजहाँपुर को सौगात मिली है, कहीं ना कहीं सुविधा मुहैया हुई है। आगे भी भविष्य में जो भी प्रतिनिधि तो करता है शाहजहाँपुर का, उनसे ये अपेक्षा है कि शाहजहाँपुर का विशेष ध्यान रखें, अपने कर्तव्य का पालन करें। कामेश जी, क्या लगता है आपको, चाहे शहर में स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, हमारे जनप्रतिनिधि उन पर कितने खरे उतरे हैं यहाँ पर? वैसे तो इन सभी मुद्दों पे जनप्रतिनिधि खरे तो नहीं उतरे हैं, पर फिर भी ये सब मुद्दे तो हमेशा से बने हुए हैं और आगे भी बने हुए रहेंगे। जनप्रतिनिधि जो भी बने, उनसे मेरी तो यही विनती है कि वो इन मुद्दों पे
कड़ाई से बिल्कुल इनमें जान ला दें, क्योंकि आज की तारीख में ये सब चीज़ें सभी लोगों के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। चाहे चिकित्सा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे जितनी भी ये व्यवस्थाएं जो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये चाहते हैं कि हम जो भी विधायक बने वो इन चीज़ों पे गौर करें और इन चीज़ों की जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। चाहे मंगल जी कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही दल गुर्जर समाज और पाटीदार समाज से कभी बाहर नहीं निकल पाए। क्या इस तरफ राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं गया, या फिर ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है उसे भी यह पता है कि वोट यहीं से आएंगे? अजय भाई, आपकी इस बात का जवाब देने से पहले पिछले सवाल का जवाब मेरे पास बहुत अच्छा है, शायद आप सुनेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की आपने बात की। आज शाहजहाँपुर में ट्रामा सेंटर मौजूद है जो जनता के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर सुविधा के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, सुविधा के साथ। आप देखें वो बना कब? कोरोना काल यदि नहीं आता तो स्वास्थ्य सेवाएं वास्तव में आज़ादी के 70-75 साल बाद भी शून्य थी भारत की। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की कि उन्होंने ऐसे विपरीत अवस्था में आपातकाल में भी जनता का विश्वास बनाए रखा और उस आपदा से उबारा। लेकिन हाँ, हम क्यों पीछे हैं? हम पीछे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत पीछे हैं। आज भी अच्छे डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और डॉक्टर हैं तो उसका इलाज करने की व्यवस्था समय पे उपलब्ध होती नहीं होती है। ये आपको सब, आप भी मीडिया से जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ, और इस मुद्दे में जाने से अच्छी बात है कि जो भी आने वाला भविष्य हो, मेरा एक ही कहना है, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, आने वाला भविष्य उज्जवल होना चाहिए। जो भी बने वो काम करें। अब आपका जो दूसरा सवाल है उसका मैं जवाब देता हूँ कि जिस हिसाब से जातिगत जो रहता है शाहजहाँपुर का समीकरण, सीधे तौर पर ऊपर तक उससे हाईकमान प्रभावित होता है। मैंने पहले भी कुछ डिबेट हुई थी, उसमें मेरी मौजूदगी थी, और मैंने यही बोला था कि गुर्जर समाज और पाटीदार समाज तो 1990 से लेके और 2003 तक 23 तक इन दोनों समाज के बीच चुनाव रहा। 2003 में एक बार विजेंद्र सिंह जी सिसोदिया राजपूत समाज से आए थे, और 1998 में माधव सिंह जी बड़ाल गुर्जर समाज के ही थे, बीजेपी ने चुना। तो आप देखें कि दोनों समाज तक विचार वहीं होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र ग्रामीण अंचल जुड़े हुए हैं। और जिस हिसाब से शाहजहाँपुर की राजनीति है, अभी वर्तमान में कोई ऐसा अन्य नेता उभरा भी नहीं है कि जो यहाँ का इस मजबूती से संभाल सके व्यवस्थाओं को, राजनीति को। तो ये बहुत सारे कारण रहते हैं कि उसके कारण ऊपर की पार्टियां भी जो सोचती है कि वो इन्हीं में से तय कर लेती है। अच्छा, 2013 का जो चुनाव हुआ था, हमने देखा था कि अरुण भीमावत को बीजेपी ने यहाँ से मैदान में उतारा था और करीब 1938 मतों से उनकी जीत हुई थी। तो उसको आप बीजेपी की जीत मानते हैं या कांग्रेस की हार मानते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि हुकुम सिंह कराड़ा का अपना एक मैनेजमेंट होता है। उनने खुद राहुल गांधी ने एक सभा में उनसे इस बात को लेकर के सवाल किया था कि आप चुनाव जीतते कैसे हैं, यानी कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि हुकुम सिंह कराड़ा का अपना एक मैनेजमेंट है। एक बात। दूसरी बात, 2018 का जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर बीजेपी करीब 45,000 मतों से हारी। बीजेपी की अपनी आपसी गुटबाजी थी जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा और उसका लाभ कांग्रेस को मिला। 2023 की अगर बात करें तो किस तरह का यहाँ पर आपको समीकरण नजर आता है? दोनों ही पार्टी की अगर बात करें तो क्या अंदर किसी तरह की कोई खिचड़ी पक रही है, गुटबाजी की कोई सुगबुगाहट आपको इसमें नजर आती है? कुल मिला के देखा जाए तो शाहजहाँपुर को छोड़ दिया जाए, विधानसभा को, पूरे प्रदेश में देखा जाए तो एक नेता, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, एक चिन्ह, तो मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब ये माना जाए कि विधानसभा 2023 में लोकसभा 2024 की झलक दिख रही है? बिल्कुल निश्चित आप मानिए कि 2024 की बिसात बिछ रही है, और उसी को देखते हुए जिस हिसाब से ऊपर की केंद्र की राजनीति राज्यों में पूरी तरह प्रभावित कर रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उससे भविष्य आगे का 2024 का सुनिश्चित हो रहा है, चाहे वो भाजपा के लिए हो। कांग्रेस भी तो ये कर रही है, इन राज्यों के भरोसे पे वो आगे का भविष्य को 2024 को देख रही है सत्ता में आने के लिए। बीजेपी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। पहले तक लंबे जो चुनाव हुए हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बीजेपी ने, संगठन ने आगे रखा, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा कहीं भी नजर नहीं आता है। क्या जो बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है
ये लग रहा है कि उसमें से अगर कोई जीत करके आता है, सरकार बनती, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो, रीति पाठक हो, इस तरह के नाम आपको लगते हैं? भाजपा संगठन में कभी कोई बड़ा और छोटा नेता होता ही नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या छोटा कार्यकर्ता हो, सब एक समान भाजपा के केवल कार्यकर्ता है। भाजपा में कभी ना नरेंद्र सिंह तोमर जी, ना प्रहलाद पटेल जी, ना रीति पाठक, कोई एक दूसरे में कंपटीशन रखते नहीं है, सब भाईचारे से सब एक समान रहते हैं। तो इसमें कुछ भी जो पार्टी कार्यकर्ता जो अपनी सेंट्रल की टीम है जो डिसाइड करेगी उसको सीएम बनाया जाएगा। पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन जो बड़े चेहरे इस चुनाव में ही नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो गढ़ माने जाते हैं उन पर पूरी तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकत को झोंक दिया है? बीजेपी को इस बार राज्यसभा में टारगेट हाई करना था, इसलिए वो सारी 180 से 190 सीट चाहिए हमको। 150 पे हमेशा हम रह जाते थे रुक के। मैं इसी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता था कि बीजेपी इस विधानसभा से अपना लोकसभा का रास्ता निकाल रही है। मंगल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आने वाले भविष्य की जिस हिसाब से व्यवस्थाएं देख रही है, तो पार्टी उसकी तैयारी यहाँ सेमीफाइनल मान लें आप इसको, फाइनल का 24 का फाइनल है और ये सेमीफाइनल है, और जो सेमीफाइनल जीतेगा वो सीधा फाइनल, तैयारी वैसी रहेगी। और आज जिस हिसाब से देखा जाए तो पूरे प्रदेश में जो माहौल है, कुल मिला के अन्य वर्षों और चुनावों के अपेक्षा ये चुनाव बहुत ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का है। सभी स्थानों पे टक्कर जोरदार है। जिसने लोकप्रियता हासिल कर ली और जिसने जनता का दिल जीत लिया, वो निश्चित तौर पे सरकार बनाने में कामयाब होंगे। तमाम शहर के मतदाताओं से, तमाम विधानसभा के मतदाताओं से क्या कुछ कहेंगे? टाइम मीडिया सिटी हलचल जिस हिसाब से इस चुनावी कवरेज को कर रहा है, हर जनता तक के मन तक पहुंचने के लिए, मतदाता के पास जाके उसके मन की बात जानने का जो प्रयास कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि चुनाव बहुत ही अहम है, अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान पूरे 5 साल में एक बार स्वयं का अधिकार है, खुद को मजबूत बनाने का अवसर रहता है, और ये एक दिन आपके 5 साल के भविष्य को सुनिश्चित करता है। तो मेरा यही सभी मतदाताओं से आग्रह है, अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। सारे विषय बाद में देखे जाएंगे, जितना अधिक मतदान होगा उतनी मजबूत सरकार और लोकतंत्र का उतना मजबूती से एक आधार स्थापित होगा। मेरा सभी नौजवानों से और सभी वर्ग के व्यक्तियों से निवेदन है कि अपना इस अमूल्य वोट का उपयोग करें और इस देश की, इस राज्य की प्रगति में अपना योगदान पूरा करें। आप भी मतदान करने जाएंगे, बाकी मतदाताओं से क्या? कुछ नहीं, अब जो भी मतदान करने वाले हैं वो मतदान अवश्य करें, चाहे वो बीजेपी को करना है या कांग्रेस को, पर अब निष्पक्ष हो गए। मैं सभी युवा साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले मतदान करें। उस दिन छुट्टी का दिन है तो अदर काम बाद में करें, पहले मतदान करें। अपना मत विकास को दें, और सभी जितने शाजापुर के जनता वासियों आसपास सबसे एक आग्रह है कि जरूर अपना मतदान करें, 100% करें। यही चाहते हैं कि सभी मतदान 100% मतदान हो, ताकि बाद में जो बोलते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो उनको ये तो होना चाहिए कि हमने मतदान किया था तो हमने ही चुना है उन्हें, तो अपने जनप्रतिनिधि चुने। निश्चित रूप से मतदान अवश्य करें। टाइम मीडिया सिटी हलचल भी लगातार आपसे अपील कर रहा है। टाइम मीडिया सिटी हलचल सत्ता के संग्राम के साथ लगातार जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है कि आपका एक मत कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही जिस तरीके से मंगल नाहर ने बताया कि लोकसभा चुनाव जो कि फाइनल है, उसके पहले विधानसभा का चुनाव सेमीफाइनल है। एक तरफ क्रिकेट का मुकाबला चल रहा है जिसमें भारतीय टीम बेहतर से बेहतर अपना तरफ से देने का काम कर रही है। फाइनल मैच 19 तारीख को होगा। उसी तरीके से फाइनल मैच चुनाव का लोकसभा का 24 में होगा, लेकिन उसके पहले यह सेमीफाइनल है और इसी सेमीफाइनल के जरिए बीजेपी अपनी राह तलाश रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा और लकी पवैया के साथ अजय शर्मा, टाइम मीडिया सिटी हलचल, शाजापुर।